हेलो स्टूडेंट्स, पीडी गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स क्लास 12th का जो सीरीज चल रहा था। इसमें कल हमने पढ़ा था वैद्युत विभव। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम क्या है, उसे कैसे प्रूव करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चले चलते हैं बिना कुछ लेट के। तो ध्यान दीजिए। विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ये एक क्षेत्र है। ठीक है, एक सरफेस है। अगर हम बात करें सरफेस से, ध्यान देना, इस सरफेस से हम मान के चलते हैं कि ये कुछ लाइंस गुजर रही है। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये कुछ कुछ लाइंस इस प्रकार से ये निकल रही है। ठीक है, अब ये जो लाइंस हैं ये यहाँ से निकल के चले गए। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे, अनगिनत, अनगिनत, मैं कहता हूँ कि अनगिनत, यानी कि बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जैसे इन्हें कहते हैं क्या, वैद्युत बल रेखाएं, ये निकलती है। ठीक है, तो इनकी जो टोटल इस सरफेस से रिलेटेड, यानी कि इस सरफेस से होकर गुजरने वाली, यानी कि इससे निकलकर ये जितने भी जाएंगे बल रेखाएं, इन सब के टोटल नंबर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है किसी क्षेत्र से निकलने वाली, यानी किसी पृष्ठ से होकर, जैसे हम कह सकते हैं से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं, उन्हें क्या कहते हैं हम, उनकी टोटल जो नंबरिंग है, टोटल जो काउंटिंग है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, सम टोटल भी कह सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मैं मान लूं, सपोज ये मेरे पास एक कुछ दिख रहा है आपको सरफेस। ठीक है, अब इस सरफेस से अगर मैं कहूं कि यहां से ऐसे निकलने वाले बहुत सारे क्या है, ऐसे क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे बल रेखाएं यूं निकल रहे हैं। ठीक है, यहां से ऐसे निकल रहे हैं, बहुत सारे बल रेखाएं यहां से होकर निकल रही हैं। और इस, अब मैं इसकी बात करता हूँ, इस सरफेस से होकर, इसके सरफेस के अंदर से होकर निकलने वाली टोटल बल रेखाओं की जो संख्या है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, इसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे? फाई ई से डिनोट करते हैं। और यह एक क्या है, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि, अदिश राशि का मतलब होता है, इससे ये क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि यानी कि इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इसको हम कहते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अभी जो है अदिश राशि, इनके बारे में बात करूंगा कभी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में यहाँ पे कोई बात नहीं। जब क्लास 11th का टॉपिक चलेगा तो उस टाइम पे मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, अभी अदिश राशि की बात हम कर रहे थे, सॉरी, विद्युत फ्लक्स की हम बात करते हैं। फाई ई से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो फाई होता है, फाई ई, ये होता है आपका वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये भी हम इसे कहते हैं, और यहाँ पे हम लगा देंगे इंटीग्रेशन का साइन। देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, आपको समझाता हूं पहले ये ऐसा क्यों लिखा है। क्योंकि देखिए, जो आपका वेक्टर ई है, वेक्टर ई क्या दिखाता है, वैद्युत क्षेत्र को दिखाता है, वैद्युत क्षेत्र, यानी कि जो इस क्षेत्र से होकर जो बल रेखाएं गुजर रही है, कह सकते हैं जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वो जो है उसे डिनोट करता है। और ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मतलब देखो, सॉरी, वेक्टर डी ए है, डी ए का मतलब है छोटा सा, स्मॉल सा क्षेत्रफल का एक छोटा सा पार्ट। जैसे कि ये पूरा का पूरा सरफेस है, इसमें से हम छोटे से एक पार्ट को ले लें इसे, ठीक है ना, एक छोटा सा पार्ट, जैसे ये एक पार्ट है, इसमें से मान लो मैंने इतने पार्ट को ले लिया, ये क्या है इसका, इसको मैंने बोल दिया डी ए। समझे आप बात को, डी ए इसको बोल दिया। अब देखिए, वेक्टर डी ए ये जो है आपका छोटा सा एक पार्ट है, और ऐसे ही अगर मैं इसको बोलूँ कि ऐसे ही मान लो इस सर्विस की मैं बात करूं, ऐसी ये 200 या 2000 जो है पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे जो है सरफेस से मिलकर ये बना, छोटे ऐसे गोल गोल जो है बहुत सारे क्षेत्रफल से मिलकर ये बना हुआ है। जैसे आपने देखा होगा ना, वॉलीबॉल देखा होगा, है ना,
या फुटबॉल आपने देखा होगा, उसमें कुछ गोल गोल से ऐसे कुछ बेंजिन रिंग टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, मान लो वही मान लो, ऐसे ही उसमें बहुत सारे हैं, है ना। तो अगर मैं एक छोटे से पार्ट को उठा लूं, उसमें से एक बेंजिन रिंग टाइप का निकाल लूं, समझ लो उसी टाइप का, तो उसके जैसे बहुत सारे जब उसमें होंगे तो उस सारे सरफेस को हम लेंगे, तो वहां पे हम इंटीग्रेशन करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को हम जोड़ के बनाते हैं, उसमें क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हमने की है। तो फाई ई जो है वो किसके बराबर होता है, वेक्टर ई। अच्छे से लिख लेता हूं उसको, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, ठीक है। तो वेक्टर डी ए, अब ये छोटे छोटे पार्ट्स में मिला के हम वेक्टर डी ए के जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरा पूरे सरफेस का जो है एरिया को इसमें ये काउंट करता है। मान लो कि मतलब ये वेक्टर अगर डी ए में अगर ऐसे बोलूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये पूरे एरिया को डिफाइन करता है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो ई वेक्टर ई, अगर मैं वेक्टर ई की बात करूं इंटीग्रेशन वेक्टर ई बोलूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ई है पूरे सरफेस का जो है क्षेत्र को ये दिखा रहा है, क्षेत्र जो है बैध क्षेत्र को दिखा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज यहाँ पे चलती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर कि गॉस थ्योरम है क्या, गॉस का कथन क्या है। देखो सिंपली गॉस थ्योरम का कहना यह है कि गॉस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फ्लक्स है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स किसके बराबर होता है, वो कहता है कि उस सरफेस से जो टोटल आवेश में जो टोटल आवेश है, ठीक है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। मतलब क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये मान लो एक सरफेस है, अभी सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स है टोटल, ठीक है, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स इसी के वैल्यू बल रेखाओं की संख्या को अभी बताया मैंने आपको। तो ये फ्लक्स जो है, ये फ्लक्स जो इसके अंदर से जो निकल रहा है, ये फ्लक्स, ये टोटल को हम क्या फ्लक्स कहते हैं ना। तो ये फ्लक्स जो है, जो फ्लक्स है फाई ई, वो किसके बराबर होता है गॉस के अकॉर्डिंग, वो होता है आपका इस से टोटल जो आपका आवेश है। देखो भैया इसके अंदर आवेश तो अंदर होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि बिना आवेश के तो भैया हम वैद्युत बल बल्कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वैद्युत बल रेखाओं की कल्पना भी नहीं कर सकते, और ना ही हम फ्लक्स की कल्पना कर सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, आवेश की, ठीक है। तो इससे परिबद्ध, इससे जो ऑक्यूपाइड जो भी कह सकते हैं, या इसके इससे जो है बिलोंग्स जो करता है इसके अंदर जो टोटल आवेश है, उस आवेश का 1/ε0 गुने के बराबर होता है क्या, फाई ई, यानी कि फ्लक्स, ठीक है। तो ये गॉस का कथन था। चलिए अब हम गॉस कथन को जो है प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब हम इस कथन को, यही गॉस का कथन है, ठीक है। ये गॉस का कथन आपको फाई ई इक्वल क्यू इंटू 1/ε0 जो दिख रहा है, ये गॉस का कथन है, इसे हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। गॉस प्रमेय इसे कहते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसे कहते हैं गॉस प्रमेय, यानी इसे हम कहते हैं गॉस थ्योरम, ठीक है। क्या, गॉसेस थ्योरम इसको कहते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या चीज है, हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस की अगर मैं बात करूं, इसी केंद्र में कहीं पे एक आवेश है, क्यों है, वैसे तो पूरे उसमें आवेश होगा ही, ठीक है, विद्युत समान रूप से विद्युत। अब ये जो है यहाँ से यहाँ पर आर दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ पे पी, क्या है, पॉइंट पी, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दूर पी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रखा है मैंने। इस पी की हम बात करें, ये आर दूरी पर है, ठीक है। इस पी पर हमें जो है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को काउंट करना है, वैद्युत फ्लक्स को हमने बताना है, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे मैं इसको मानता हूँ एक छोटा सा सरफेस, इसको मान लेता हूँ मैं, ठीक है, यही छोटा सा सरफेस है, ये जो है इससे जो है बल रेखाएं निकल रही है, सॉरी ये जो है वैद्युत क्षेत्र है, इससे गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र आपका क्या है,
ये है आपका वेक्टर ई, वेक्टर डी ई, ठीक है। और अब जो यहाँ पर जो इससे निकलने वाला जो है, इसको मैं सरफेस को यहाँ पर लिखता हूँ, ये है वेक्टर डी ए, ठीक है। इसको ई ही कर लेते हैं, वेक्टर ई, ठीक है। अब क्या करें, ये जो ई और जो वेक्टर डी ए है, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या आपका थीटा है। थीटा कोण बन रहा है इनके बीच में, मतलब जो अल्पांश क्षेत्रफल इसको कहते हैं हम, छोटा सा क्षेत्रफल इसको कहते हैं, छोटे से पॉइंट डी ए की बात कर रहे हैं, ये और ई जो वैद्युत क्षेत्र है, इनके बीच जो एंगल है वो कितना है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। चलो इसको हम, और जब हम इसको इस प्रकार से मिलाते हैं तो हमें एक, इसके बीच में हम इसे कहते हैं, ये गोल एंगल जो बन रहा है इसे हम कहते हैं डी ओमेगा, और इसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण कहते हैं, ठीक है। घन कोण, या इसको कहते हैं हम सॉलिड एंगल। अगर आप लोग समझते कि सॉलिड एंगल क्या है तो ये इसे कहते हैं डी ओमेगा, ठीक है। डी ओमेगा से इसे डिनोट करते हैं, मतलब तो ये बन रहा है इससे होकर एक घन कोण। घन कोण एक्चुअली बात हम इसके ऊपर बात करेंगे, जैसे कोई इस प्रकार का एक सरफेस है होता है, ठीक है, अगर ऐसे, ठीक है, जैसे कि जौकर की टोपी होती है ना, शंकु होता है, शंकु बोलते हैं, है ना, तो वहां पे कोण जिसको बोलते हैं कोण, ठीक है। तो कोण की यहाँ पे देखो, इस ये जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं घन कोण। वैसे मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ आप समझ जाएंगे, वही चीज बना रहा हूँ। तो आप देखिए, हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की, ठीक है। तो गॉस थ्योरम को बिल्कुल मैं शॉर्टली ले चल रहा हूँ, इसको प्रूफ कर रहा हूँ, गॉस थ्योरम का जो कथन है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, देखो मैं कहता हूं इस आवेश Q के कारण यहाँ पर बिंदु क्या है, यहाँ से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस पर क्या वैद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर E है। तो चूंकि हमें पता है वेक्टर E है, ड्यू टू किसकी वजह से, Q के कारण, ठीक है। तो Q के कारण, ड्यू टू Q, r दूरी पर स्थित बिंदु या पॉइंट, ठीक है, Q से r डिस्टेंस पे स्थित पॉइंट P, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, वेक्टर E इक्वल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये है, ये आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि जब हम कॉलम्स लॉ हमने बताया था, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने समझाया था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये वहां पे ये चीज बताई गई, ठीक है। ये होगा आपका, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करेंगे जो, अब हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो इस क्षेत्र के कारण, इस डीए के कारण, ओनली इस डीए पर, यानी कि जो अल्पांश क्षेत्रफल है इस पर, ठीक है, यानी कि वेक्टर डी ए पर कुल फ्लक्स की बात हम करेंगे, कुल फ्लक्स पर फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स वो कितना है, फ्लक्स क्या है, डी फाई ई, ठीक है, डी फाई ई यहाँ पे फ्लक्स है, समझ गए। अब डी फाई ई जो फ्लक्स है, तो डी फाई ई क्या होता है आपका, तो डी फाई ई इक्वल होता है आपका क्या, ये होता है आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी एस कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है। इसे हम वैसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा जाता है वैसे, डी फाई ई इक्वल होता है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि डी फाई ई इक्वल होता है आपका, इससे पहले अभी हमने पढ़ा था, फाई का जो होता है ई इंटू डी एस होता है, ठीक है, ई इंटू डी एस होता है, इससे पहले हम पढ़ा था ई इंटू डी एस, या डी ए भी हम इसको कहते हैं, हमने यहाँ डी ए लिया, चलो हम इसको डी ए ही ले लेते हैं, ठीक है, क्या डी ए, तो ई वेक्टर इंटू डी ए जो हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ई की जो वैल्यू है ना, यहाँ से ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी है, ठीक है, और डी ए अपनी जगह पर है। तो आपका, अब देखो यहाँ पे जब वेक्टर हटाते हैं, ध्यान देना,
जब हम इन वेक्टर्स को हटाते हैं तो यहाँ पे वेक्टर को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी ए कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है, डी फाई रख दिया यहाँ पे, और बाकी ई की जो वैल्यू यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से रख दी है, और बाकी डी ए कॉस थीटा अपनी जगह पर है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और, सॉरी, चीज छूट गई है, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये होता आपका, इसे कहते हैं हम डी ओमेगा, बिकॉज डी ओमेगा इक्वल आपका होता है, एक मिनट इसको ऊपर लिख लेते हैं, डी ओमेगा इक्वल आपका होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं 4, चलो इसको रहने दो, ठीक है, इतना हम रख लेते हैं डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी, तो डी फाई ए इक्वल आपका हो जाएगा, क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखो डी एस कॉस थीटा यहाँ पे है हमारा, दिख रहा है यहाँ पे, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, डी ओमेगा रख देंगे, तो डी ओमेगा हो गया, इतना क्लियर। अब हम बात करते हैं इसको आगे, ये तो केवल आपका डी ए पर है, डी ए यानी कि जो छोटा सा सरफेस हमने बोला अल्पांश क्षेत्रफल, इस पर जो है ये फ्लक्स है, ठीक है। तो टोटल पर जब हम निकालेंगे फ्लक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो हम टोटल फ्लक्स की बात करें, टोटल फ्लक्स यानी कि कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स की बात हम करते हैं, तो वो होगा आपका, क्या होगा, फाई ई, ठीक है, फाई ई इक्वल आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डी फाई ई, ठीक है। तो रख लीजिए इसको, डी फाई ई का जो वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। चलिए, अब जो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम क्या करते हैं, बाहर ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो चलिए, फाई ई इक्वल आपका हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब देखो डी ओमेगा जो है आपका, जो कि यहाँ पर छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल की हम बात करें डी ए की, उसके लिए जो है ये डी ओमेगा जो है घनकोण है। तो आप जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो पूरे सरफेस के लिए जो है घनकोण की वैल्यू हम निकालते हैं, तो उसका मान होता है आपका 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 4, जब पूरे सरफेस के लिए हम घनकोण की बात करते हैं तो क्या होता है आपका, वो होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, ये होता है आपका क्या, इसका वैल्यू होता है 4 पाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाई की जगह पे हम रख देंगे, देखिए फाई ई इक्वल आप रख देंगे यहाँ पे क्या, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये 4 पाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा की जगह क्या रख देंगे हम, 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद 4 फाई ई को आपका हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आपको मालूम है यही क्या है, गॉस का कथन है। क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत आई तो आप इस पे जो है अपनी बात रख सकते हैं। कोई चीज अगर आपको सही नहीं लगी कि समझ में कम आया, कोई प्रॉब्लम है, तो अपनी क्वेरी जो है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको गॉस थ्योरम का जो है कि जो है एप्लीकेशंस के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।